बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 का एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछली जितनी भी डिस्कशन की थी, हमने जो है ना इस तरह के मटेरियल्स देखे थे जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल थे। उनमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है ना फिनोमेना देखा था, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन या फिर जो है इंसिडेंट वेव्स का बिहेवियर जो है हमने देखा था वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में था। फिर हम उसमें मैक्सवेल इक्वेशंस देखते थे, तो वहाँ भी जो अपनी कंडीशन हम पुट करते थे वहाँ पे हम यानी कि जीरो लेट करते थे कि वहाँ पे चार्जेस और करंट जो है जीरो है। लेकिन अब हम ने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंडक्टर्स में किस तरह बिहेव करती हैं, किस तरह इंसिडेंट होती हैं, किस तरह रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, और कंडक्टर जो है ना किस तरह बिहेव करता है। क्या वो एक प्योर आप उसे रिफ्लेक्टर कह सकते हैं, या आप उसे प्योर जो है ना एब्जर्बर कह सकते हैं, या ट्रांसमीटर कह सकते हैं। ये आज जो है हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगा और यही चीज़ हमने जो है ना आज देखनी है। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी हमने पहले डिस्कशन सारी की है वो हमारी डिस्कशन थी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे। अब हमारे पास चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इन प्रीवियस सेक्शंस राव एफ इज इक्वल टू जीरो, जे एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो फ्री यानी कि हमारे पास फ्री चार्जेस होते थे वो भी जीरो थे, और जो फ्री करंट होता था वो भी जीरो होता था, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल थे। अब बिकॉज वी सी EM वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स थे, बट फॉर कंडक्टर्स, अब चूंकि हमारे पास कंडक्टर हैं तो हमारे पास जो जे का रिलेशन आता है वो कूलम लॉ की मदद से आता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई के। यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमें करंट डेंसिटी प्रोड्यूस करके देती है। ये हमारे पास जो है ना मेन रिलेशन आता है, जो हमने अब क्या करना है कि मैक्सवेल की इक्वेशंस में जो है ना ये रिलेशन पुट करना है। सबसे पहला टास्क ये है। देखिए हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास पहले नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए था जीरो, अब कंडक्टिंग मटेरियल है तो रो और एप्सिलॉन। तो रो की जगह पर हमारे पास हैगा रो एफ ओवर एप्सिलॉन, क्योंकि हमने कहा है कि ये कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, तो हम क्या पुट करेंगे, रो एफ, फ्री चार्जेस होंगे तो रो एफ ओवर एप्सिलॉन। दूसरी जो है डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलवेज इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन हमारे पास जीरो होगी। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जो है डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, जो फराडे लॉ है वो तो ये है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना चार्जेस की बात हो रही है ना ही करंट की बात हो रही है। चेंज वो चीज होगी जहाँ पे करंट की बात होगी या चार्जेस की बात होगी। अब फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू होता था म्यू जे, जे की जगह पे हमने ये वाली इक्वेशन पुट की, जे इज इक्वल टू सिग्मा आई, ये आ गया सिग्मा आई इज इक्वल टू म्यू ना म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई और पार्शियल टी। सेकंड पार्ट जो है ये है हमारे पास। अब देखें, फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जब कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए देखा तो वहां पे हम हमारे पास जो मतलब कि एक कंडीशन थी हमारे पास, जे इक्वल टू सिग्मा ई, हमने मैक्सवेल इक्वेशन में पुट कर दी। अब हमारा सेकंड टास्क क्या है, हम पढ़ते थे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर चार्ज, वो हमारे पास होती थी डेल डॉट जे इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी के। अब देखें हमारे पास है कंडक्टर, तो वहां पे फ्री चार्जेस और फ्री करंट होता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हुए हमने डेल डॉट जे नहीं लिखना, डेल डॉट जे एफ इक्वल टू माइनस पार्शियल रो एफ ओवर पार्शियल टी। ये रो के साथ भी एफ आ गया, चार्जेस भी फ्री, ये देखें। अब इसी इक्वेशन में देखिए हमने जे की अभी वैल्यू बताई है, ये वाली जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमारे पास है डेल डॉट जे एफ सिग्मा ई। सिग्मा को हम अगर एक साइड पे कर लें, यहाँ पे हमने वो वाली जे की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा ये देखें, पार्शियल रो एफ ओवर जो है पार्शियल टी इक्वल टू माइनस, ये आ गया। अब देखें सिग्मा ई था, सिग्मा बाहर निकाले हमने, जो है डेल ई पे ऑपरेट हो गया, डेल डॉट ई हो गया। अब देखें अब हमारे पास क्या आएगा, अब डेल डॉट ई की हमारे पास वैल्यू है ये वाली वैल्यू, वन ओवर एप्सिलॉन रो एफ, ये हमने लिख दिया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, माइनस सिग्मा ब्रैकेट में वन ओवर एप्सिलॉन रो एफ के, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि सिग्मा के ऊपर माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन रो एफ के, और ये किसके इक्वल है, पार्शियल रो एफ ओवर पार्शियल टी इक्वल टू हमारे पास है माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन रो एफ के। अब अगर हम इसी का जो है ना पार्शियल रो एफ जो है, अगर हम क्या करते हैं कि जी
ये है हमारे पास इसका पार्शियल रो एफ का। अगर 0 to t डेरिवेटिव लेते हैं, 0 to t, तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन प्रोड्यूस होती है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन प्रोड्यूस होती है हमारे पास जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं। फिर हमारे पास आएगा ई माइनस सिग्मा और एप्सिलॉन टी रो एफ जीरो इसके साथ आएगा। ये हमने कब हमारे पास कंडीशन आई, जब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइंड कर ली। कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो है वो वैल्यू पुट की हमने जे एफ की जगह पे। फिर हमने डेल डॉट ई आया हमारे पास, जब सिग्मा को अलहदा किया। वो अलहदा करने के बाद हमने क्या किया जी कि रो एफ और रो टी था, रो एफ की रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया, 0 to t चेंज देखा, तो हमारे पास ये चीज आ गई। ये चीज जब ये हमारे पास इक्वेशन आई, अब यहाँ पे एक चीज हमारे पास है ये वाली ई माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनिशियल, आप इसे कह सकते हैं डिस्पियर्स इन करेक्टरिस्टिक टाइम टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन और सिग्मा। ये जिस तरह हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, जो हमारे पास एलसी एलसी सर्किट होते थे, यानी कि कंडक्टर और कैपेसिटर के जो सर्किट होते थे, वहां पे भी एक टी टाउ होता था, करेक्टरिस्टिक टाइम होता था। हम देखते थे कि इस टाइम के बाद जो है वो सर्किट चार्ज या डिस्चार्ज होता था। ये वही हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज है टाउ। ये हमें इस सिस्टम में ये बताती है कि इस टाइम के बाद जो है ना, इस सिस्टम में डेसिपिएशन या यानी कि डेसिपिएशन होगी या एब्जॉर्प्शन, जिस तरह हमारे टॉपिक का नाम है, कि कितनी डेसिपिएशन होगी इतने टाइम के बाद। ये चीज जो है ना हमें ये टाउ बताता है। अब देखें, हमारे पास चौका कंडक्टर है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ यू पुट सम चार्जेस ऑन द कंडक्टर इट विल फ्लो आउट टू द एजेस। साफ जाहिर है कंडक्टर में क्या होता है कि उसमें तो फ्री चार्जेस होते हैं, यानी कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि वो एक जगह पे, यानी कि वो सरफेस पे नहीं होंगे, वो एजेस पे चले जाएंगे। टाइम कांस्टेंट टाउ अफोर्ड मेजर हाउ गुड कंडक्टर इज। वही टाउ जो है, ये वाली चीज हमें बताती है कि कंडक्टर जो है ना कितना अच्छा कंडक्टर है या कितना आप कह सकते हैं कि बुरा कंडक्टर है। ये उसकी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एलसी जो सर्किट होते थे, वहां पे कितने हम उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की मेजरमेंट करते थे। ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही बताता है कि कितना अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है या अच्छा कंडक्टर है। अब देखिए, इस अच्छे कंडक्टर के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो आपके पास सिग्मा एप्सिलॉन इन्फिनिटी हो, यानी कि जो उसकी कंडक्टिविटी है वो इन्फिनिटी हो, या फिर जो उसका टाइम कांस्टेंट टा हमने लिया है वो जीरो की इक्वल हो जाए, या फिर जो हमने सिस्टम लिया हुआ है उसकी जो ओसिलेशन है ये 1/ओमेगा, ये इसकी ओसिलेशन बताती है, या उसकी जो ओसिलेशन है वो टाउ से मच मोर यानी कि स्मॉलर होनी चाहिए। या अब ये हमने किस किस चीज के लिए ली है, हमने ली है इसके लिए जब एक परफेक्ट कंडक्टर के लिए। हाँ, अगर हम पुअर कंडक्टर लेते हैं, पुअर कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, देखें, अब हमारे पास यही कंडीशन जो है ना इन्वर्ट हो जाए, यानी कि टाउ जो है मच मोर ग्रेटर हो जाए सिस्टम की ऑसिलेशन से 1/ओमेगा से। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हमने क्या चीजें डिस्कस की, सबसे पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशन में अपनी कंडीशन पुट की, जब कंडक्टर होंगे जे इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल होगा, वो हम मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने टाउ की वैल्यू डिफाइन की, टाउ की वैल्यू से बताया कि ये असल में है क्या। ये हमें बताती क्या है कि असल में ये बताती है कि कितना अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, वो ये डिसाइड करते हैं, और उसकी कंडीशन हमने पढ़ ली। अब हमारे पास प्रेजेंट केस है कंडक्टर का। तो हम कहते हैं कि हम इस चीज का वेट करेंगे जो सरफेस पे चार्जेस हैं वो जीरो हो जाएं, सरफेस पे चार्जेस राव एफ जो फ्री चार्जेस हैं वो जीरो हो जाएं, यानी अलग आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो सरफेस जो है खाली नजर है, वहां पे चार्जेस जो है जीरो हो जाएं। फिर क्या होगा, नाउ मैक्सवेल इक्वेशन बिकम्स, जब हमने ये कंडीशन पुट की कि चार्जेस अगर जीरो हो जाएं, तो फिर क्या होगा जी, फिर हमारी इक्वेशन ये बनेगी। पहले था डेल डॉट इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन, रो की जगह जीरो, तो साफ से डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस सी माइनस पार्शियल पी और पार्शियल टी। अब यहाँ पे देखें, डेल क्रॉस बी म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी प्लस म्यू सिग्मा ई के, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की कोई बात नहीं की हुई। अब आगे हम चलते हैं। अब देखें, एक इक्वेशन हमारे पास ये है डेल क्रॉस ई माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी है, ये माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है डेल क्रॉस बी म्यू एप्सिलॉन पार्शियल बी और पार्शियल टी प्लस म्यू सिग्मा ई के। ये मैं पिछले जितने भी लेक्चर हैं आपको बता चुका हूँ कि ये कपल सिस्टम होता है, जहाँ पे दो डिफरेंट चीजें इकट्ठे हुई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे आ रही हैं। ये कपल सिस्टम होता है, जिस तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कपल सिस्टम होता है। हमने इसको डीकपल करना है या रीअरेंज करना है। हम क्या चाहते हैं, या फिर सारी की सारी इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाए या फिर सारी की सारी इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की बन जाए। तो हमने सिंपली करना क्या है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ पे कर्ल अप्लाई कर देना है, जिस तरह हमने पीछे ये ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर में हम यही करते आए हैं। तो देखिए सिंपली डेल क्रॉस ई हमें पता है कि इक्वल होता है डेल डॉट टी माइनस डेल स्क्वायर ई के। डेल डॉट इज इक्वल टू 0 होता है, अकेला माइनस डेल स्क्वायर ई बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमने ये इक्वेशन थर्ड पे पुट किया, ये कर्ल अप्लाई किया, माइनस पार्शियल और पार्शियल अलग हो गया, डेल क्रॉस बी की हमने वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। ये वाली जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पार्शियल और पार्शियल टी हमने यहाँ से कॉमन यानी कि बाहर निकाला हुआ है इस जगह पे, तो आपको खुद जाहिर हो रहा है कि जब ये अंदर पार्शियल और पार्शियल टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पार्शियल स्क्वायर ई और पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, म्यू सिग्मा पार्शियल ई और पार्शियल टी बन जाएगा। ये बनी हुई है इक्वेशन आपके पास, ठीक है। ये माइनस इसका और माइनस इसका काट देंगे, सिर्फ डेल स्क्वायर ई, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी कपल हो गया। अब ये देखें सारी की सारी क्वांटिटी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डीकपल सिस्टम है। हम यही चाहते थे। बस इसमें फर्क क्या आता है, हमारे पास फिर सेकंड ऑर्डर जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फर्क ये आता है। इसी तरह हमने फोर्थ इक्वेशन पे अप्लाई कर लेना है। जब फोर्थ इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे हमारे पास ये फर्क आएगा, देख लें। यहाँ से डेल क्रॉस बी माइनस डेल स्क्वायर बी की इक्वल, ये जब यहाँ पे आएगा तो एक तो यहाँ पे डेल स्क्वायर यानी कि डेल क्रॉस ही आएगा, क्योंकि हमारे पास था ना इस तरह से म्यू एप्सिलॉन और सिग्मा, ये म्यू सिग्मा ई और म्यू एप्सिलॉन, और हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल टी था। अब पार्शियल और पार्शियल टी अलहदा और ई पर कर्ल अप्लाई हो गया, इसी तरह म्यू सिग्मा अलहदा ई पर कर्ल अप्लाई हो गया। अब सिर्फ हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल क्रॉस ई की हमें पता है पार्शियल बी और पार्शियल टी होती है, लेकिन ये जब इसके साथ आएगी तो पार्शियल स्क्वायर बी और पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आएगा माइनस म्यू सिग्मा और पार्शियल बी और पार्शियल टी, इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन डी कपल होकर आ जाएगी। ये देखें ये वाली डेल स्क्वायर बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर बी और पार्शियल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा पार्शियल बी और पार्शियल टी, ये हमारे पास है। यानी कि रीअरेंज हो गया, हमारे पास डी कपल सिस्टम आ गया है। अब देखें, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना डेल स्क्वायर ए और डेल स्क्वायर बी की, अब हम कहते हैं कि ये स्टिल वेव जो हमारे पास इक्वेशन या वेव फंक्शन के जो सॉल्यूशंस हमारे पास आते थे, ये स्टिल उन्हीं को फॉलो करते हैं। जो हमारे पास वेव इक्वेशन हमने बनाई थी वो किस तरह से, जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इस तरह ई जेड एफ टी ई नॉट ई, ये होता है यानी कि ई जेड एफ टी इज इक्वल टू ई नॉट ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये इसके सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या आएगा, ये देखें आप के ऊपर टिल्डे देख रहे हैं, यानी कि ये कम्प्लेक्सिटी की इसके को शो कर रहा है, सिर्फ के कम्प्लेक्स है। अब देखें बी भी इस तरह आएगा, बी नॉट ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अब हमने कहा कि ये सिर्फ इसमें फर्क है कि के इज कम्प्लेक्स। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू आएगी म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस अयोटा, ये कम्प्लेक्स के लिए, ये के लिए, ये कम्प्लेक्स के आई के लिए, अयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा के। अब हम कहते हैं कि ये के है क्या, बेसिकली ये जो है ना अटेनुएशन है किसी भी कंडक्टर की। मतलब जब भी कोई वेव जो है किसी भी मीडिया में दाखिल होती है तो उसके जो एम्पलीट्यूड में कमी होती है इसको अटेनुएशन कहते हैं, और ये के हमें यही बताता है। ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, थ्योरी देख लें कि क्या बताता है कि द बेसिकली द अटेनुएशन ऑफ अ कंडक्टर प्लेन वेव आर द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द मीडियम। ये हो गई। अब के स्क्वायर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक उसका रियल पार्ट एक उसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है ये आई के। और जब इसको आप अलग अलग करके लिखेंगे, के की वैल्यू होती है ये वाली ओमेगा एप्सिलॉन म्यू ओवर 2 प्लस अंडर रूट में ये भी 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 और इसका 1/2। ये किसकी के लिए है, सिर्फ के आई के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि उसके जिस तरह हम इमेजिनरी पार्ट होगा वो माइनस में आ जाएगा। अब देखें इस तरह के आई के लिए ये वैल्यू आ गई। ये आया किस तरह से, जब आप इसको जो है ना इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जब पुट करेंगे आप इस फार्मूले की मदद से, अंडर रूट ए प्लस अयोटा बी, जब यानी कि रियल नंबर एक के एक अयोटा के उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास यानी कि ये है ना हमारे पास
ये वाली हैं हमारे पास वैल्यूज, के की और अयोटा के की, ये हैं हमारे पास वैल्यूज। ये देख लें, ये के की है, ये अयोटा के की है। जब इसको हमने पुट करना है इस फार्मूले की मदद से, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, तो हमारे पास ये आंसर आता है, ये वाला, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब जो हमारे पास आंसर आया है, हमने क्या करना है देखें। अब हमने कहा है कि के किसके इक्वल है, कम्प्लेक्स, के इक्वल है के प्लस आई के, यानी कि एक रियल एक इमेजिनरी। अब हमने क्या करना है, उसी को सिर्फ इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये जो दो इक्वेशन बनाई है हमने, ये वाली, इसमें आप के की जगह पे इस के की जगह पे पुट करें के प्लस अयोटा के, तो हम हमारे पास इक्वेशन एक्सपेंड होगी, क्या आ जाएगी, एक तो ई नॉट, एक ये वाला अयोटा, एक जो अयोटा के दूसरा आएगा प्लस वाला, वो अयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस के, एक हमारे पास ई नॉट एप्सिलॉन यानी कि ई माइनस का आएगा यहाँ पे, और एक मरतबा आएगा ई अयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, ये देखें मैंने लिखा हुआ है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ई नॉट ई अयोटा। ये ई अयोटा कौन सा, जब एक अयोटा वहां पे था और एक अयोटा इसके साथ, अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, और -1 और माइनस उसके साथ ऑलरेडी था, तो +1 हो जाएगा ई अयोटा। बाकी बचेगा क्या हमारे पास, देखें ई माइनस के आई, ये मैंने एक्सपेंड करके लिखी हुई है। जब के की जगह पे के प्लस अयोटा के पुट किया, एक मरतबा ई अयोटा और अयोटा के आई, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा के आई, यानी ई माइनस के आई, ये माइनस के आई, और ये एक मरतबा ई अयोटा, बाकी ये चीज ई अयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास। और इसी तरह आप दूसरा आप एक्सपेंड करें ना, डायरेक्ट आप समझ आ जानी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये बी टिल्डे जेड एफ टी इक्वल टू बी टिल्डे ई माइनस, यहाँ पे नॉट भी आएगा, ई माइनस के आई ई अयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी के। अब ये जो टर्म है ना, ये वाले टर्म, एक ये टर्म, एक मैं आपको बताता हूं ये वाले टर्म, ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आई है पिछले केसेस से हट के, पिछले केसेस में ये टर्म नहीं आती थी। अब ये जो टर्म आई है ना, ये हमें क्या बताती है, ये टर्म, ये टर्म अगर मैं इसकी जगह पे पुट करूं मेरे पास, यानी कि यहाँ पे ई की पावर के 1/k में पुट कर दूं, ए के से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा ई माइनस यानी कि 1, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/e के। अगर यहाँ पे मैं 1/k पुट करूँ, 1/k पुट करने से के से यहाँ पे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ई की पावर -1। जब ई की पावर -1 बचेगा, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/e। और ये असल में बताता है स्किन, इसके इसे हम कहते हैं स्किन डेप्थ, द डिस्टेंस इट टेक टू द रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ फैक्टर ऑफ 1। और ये हमें बताती है, जो हमने अटेनुएशन पढ़ी थी कि वो बताती है हमारे पास कि कितनी उसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आया है वेव के। अब ये बताती है कि कितना उसमें डिक्रीज हुई है, यानी कि एम्पलीट्यूड में कितना डिक्रीज आया है, ये स्किन डेप्थ कहलाती है, और ये फैक्टर है। ये बताया अगर डी को हम ये 1/k पुट करें, तो ये हमारे पास मैयर हाउ फार द वेव पेनिट्रेट इनटू द कंडक्टर, कितना जो है कंडक्टर में पेनिट्रेट हुई है। और ये तो हमारे पास था कम्प्लेक्स के लिए। अगर हम रियल के लिए निकालें, तो हमारे पास ये चीजें हम रियल से फाइंड कर सकते हैं। एक हम ये लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2π/k, एक हम उससे v फाइंड कर सकते हैं ओमेगा/k, एक हम उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n इक्वल टू c k ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, ये रियल के लिए। अब अटेन्यूएटेड प्लेन वेव सेटिस्फाई द मॉडिफाइड वेव इक्वेशन। अब जो अटेन्यूएटेड यानी कि वेव्स होंगी, वो मॉडिफाइड वेव इक्वेशन को फॉलो करेंगी, जो मैंने अभी बताया कि जिसमें जो है ना एक न्यू टर्म जो है हमारे पास आई थी, ये वाली, इस तरह की इक्वेशन को जो है ना फॉलो करेंगी। अब हम कहते हैं कि हमें ना मजीद कौन सी ज्यादा आगे इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है। आगे इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि बट मैक्सवेल इक्वेशन इंपोज एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स। अब मैक्सवेल इक्वेशन से हमें मजीद एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, देखिए वो कहते हैं कि जो हमारे पास डेल डॉट ई जीरो था, क्योंकि जब हमने रो एफ को जीरो किया था, एक हमारे पास ये जीरो आया था, एक हमारे पास ये जीरो आया था। अब इन दो चीजों का जीरो होने का क्या मतलब है, कि ये हमने सारी की सारी कंडीशन हम अपनी देखी है, जहाँ पे क्या है हमारे पास जी इक्वल टू जीरो है प्लेन में, तो जहां पे डेल डॉट ई और डेल डॉट बी जीरो होंगे, मतलब वो उनका जी कंपोनेंट में जीरो होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जी कंपोनेंट में जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बी कंपोनेंट में जीरो होगी। तो ये इस तरह की ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, ये जो है ना ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएंगी।
अब हम कहते हैं एक एक तो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली कि अगर डेल डॉट ई जीरो था और डेल डॉट बी जीरो था, इसका मतलब ये था कि उसका जी कंपोनेंट जीरो है। अब देखें, और बाकी एक्स और वाई हमें पता है कि उसकी जो है इस तरह से था, तो ये उसकी यानी कि जी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, उसका ये जो है ओसिलेशन, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह की वेव जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। और जो जी कंपोनेंट है हम कह रहे हैं कि जीरो होगा इस केस में, जब डेल डॉट ई इक्वल जीरो होगा और डेल डॉट बी इक्वल जीरो होगा, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उन दोनों के जी कंपोनेंट जीरो होंगे। अब देखें, हम कहते हैं एक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि लेड ई इज पोलराइज्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड हो रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यानी ई जेड एफ टी ई नॉट ई माइनस के वन, वही इक्वेशन जो हमने पहले लिखी है, के को एक्सपेंड करके के इक्वल टू के प्लस आयोटा के, वही इक्वेशन मैंने लिख दी है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो रही है, तो ऑटोमेटिकली बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके वाई डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी, क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगा, उसके वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली है। जिस तरह हमने वो अपनी इक्वेशन बनाई थी मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव में, कि जब हम लेते थे यानी कि ई और के, ये हम कहते थे कि के है, ये हमारे पास ई है, जो हमारे पास एक इक्वेशन थी जिससे हम कम्प्लेक्स यानी कि कम्प्लेक्सिटी इक्वेशन आती थी, जिसे हम कहते थे कि हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अगर जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते थे ई और के का, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बी की डायरेक्शन सेट हो जाती थी। अगर ये एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो रही है, तो ये जो बी है वो वाई डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। एक इक्वेशन एक कंडीशन हमें ये पता चली इससे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या पता चलता है इससे। अब देखें, अब हम कहते हैं कि ई एंड बी आर म्यूचुअली, हाँ ये तो ठीक है, ई एंड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यही बात हमें पता चली है। अब देखें, लाइक एनी कम्प्लेक्स, अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जिस रखे है, उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक उसका कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड के, एक उसका फेज, जो फेज एंगल होगा फाइव, ये के ई आयोटा फाइव। अब के को यानी कि किस तरह हम लिख सकते हैं, के इक्वल होता है के स्क्वायर अंडर रूट में प्लस के आयोटा का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और के स्क्वायर की वैल्यू आएगी ओमेगा, जब हम स्क्वायर लेंगे, इसके नीचे टू था ना, वो टू काट जाएगा, एप्सिलॉन म्यू, और दूसरा जो अंडर रूट में आएगा वन प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन म्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ये नीचे है सिग्मा और एप्सिलॉन म्यू, ये इक्वेशन। अब देखें, ये हमारे पास के को लिखने का तरीकाकार है। और फाइव किस तरह लिख सकते हैं, tan इनवर्स के वन ओवर के, ये है। अब देखें, अब मेन चीज आ रही है। अब हमने कहा कि जो इसके कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स होंगे वो हम किस तरह लिखेंगे। ये तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी ना, हमने कहा कि इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब हम जो हमारे पास कंडीशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। बस यहाँ पे जो है हमने अपनी वही कंडीशन पुट करनी है, एक मरतबा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मरतबा मैग्नेटिक फील्ड पुट करनी है। देखें, एक मरतबा ई नॉट इक्वल टू ई नॉट, अब ई अयोटा डेल्टा ई आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी के लिए बी अयोटा डेल्टा बी आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। और बी को हम लिख सकते हैं, जो हमने पीछे मोनोक्रोमेटिक वेव प्लेन वेव से हमने फाइंड किया था, एक कम्प्लेक्स फॉर्म जो थी, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते थे। हमारे पास रिलेशन था के ओवर ओमेगा ई क्रॉस बी के। अब देखें, बी की जगह के ओवर ओमेगा और ई, ये आ गया ई नॉट के, ई अयोटा फाइव और ई नॉट अयोटा डेल्टा ई के, और ये किसकी इक्वल है, बी नॉट ई अयोटा डेल्टा बी के। अब हमें इससे ना एक और चीज पता चल रही है। देखें, एक तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर ये सेम हो बेसिस, तो हम इसको जो पावर होते हैं उनको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा ई अयोटा, एक ये वाली पावर, एक ये वाली पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखें, फ्रॉम दिस रिलेशन, अब इस रिलेशन से हमें एक और चीज पता चली कि जो इनके फेज एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, एक ये और ये चीज इक्वल हो जाएगी, यानी कि डेल्टा बी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डेल्टा ई प्लस फाइव के, और डेल्टा बी माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू फाइव के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन भी हमारे पास हमें पता चल गई। अब अगर हम देखते हैं, अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा लैग करेगी बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आगे रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके लैग करेगी। बल्कि हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लैग करेगी बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एंड द रियल एम्पलीट्यूड्स के लिए क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी नॉट ओवर ई नॉट इज इक्वल टू के और ओमेगा,
वही पिछली इक्वेशन, एप्सिलॉन सिर्फ ओमेगा नहीं आएगा क्योंकि क्यू और ओमेगा ऑलरेडी है, तो एप्सिलॉन म्यू अंडर रूट में 1 + सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। और जो फाइनली हम इक्वेशन लिखेंगे वो हमारे पास सिर्फ के जी माइनस ओमेगा टी था ना, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा ही आएगा, डेल्टा ई मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने अभी देखा है कि ये आता था डेल्टा ई प्लस फाइव। बाकी वही इक्वेशन बी नॉट ई माइनस के आई जी ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ई प्लस फाइव, और ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में। और ये जो है एक मतलब मैं आपको इसका जो है ना ओवरव्यू देता हूँ लेक्चर का हमने देखा क्या है। देखिए हमने सबसे पहले था हमारा टॉपिक ईएम वेव्स इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर। सबसे पहले हमने जितने टॉपिक कवर किए हैं वो यानी कि ऐसे मीडियम हमने देखे थे जो है ना मतलब के कंडक्टर्स नहीं थे, जो नॉन कंडक्टर्स थे, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स थे। वहां पे हम अपनी कंडीशन मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए भी यही लेते थे कि वहां पे जो चार्जेस और करंट लेते थे जीरो लेते थे। अब यहाँ पे हमने जहां भी चार्जेस और करंट का जिक्र आएगा वहां पे हमने वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, जे इक्वल टू सिग्मा ई के। वो पुट करने के बाद हमने क्या किया है आगे देखें, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन जो चार्जेस की थी वो हमने देखी, वहां से हमने टॉ की इक्वेशन फाइंड कर ली। टॉ की इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमने क्या देखा, जब टॉ की इक्वेशन हमारे पास आ गई हमने कहा कि ये असल में बताता क्या है हमारे पास, वो हमने कहा कि वो कितनी डिस्पर्शन होगी और कितना टाइम के बाद होगी, वो पुअर कंडक्टर और अच्छे कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जी हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जो हमारा केस है, हम कंडक्टर देख रहे हैं तो सरफेस पे चार्जेस हमारे पास जीरो हैं, तो हमने उस हिसाब से मैक्सवेल इक्वेशन में वो कंडीशन पुट की। वो कंडीशन पुट करने के बाद हमने मैक्सवेल इक्वेशन पे जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आती थी जो कपल फॉर्म में थी, हमने उसे डीकपल किया। डीकपल करने के बाद हमने कहा कि ये फिर भी जो प्लेन वेव इक्वेशन थी हमारे पास, वेव इक्वेशन थी, उसको फॉलो करती हैं। वो हमने उस फॉर्म में लिखी। उस फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया देखें, हमने फिर जो के यहाँ पे आता था सिर्फ उसका फर्क आ रहा था कि वहां पे कम्प्लेक्स आ रहा है। कम्प्लेक्स के को लिखने का तरीकाकार हमने बताया कि के इक्वल टू के प्लस आई के लिख सकते हैं। फिर उसकी हमने दो वैल्यूज बताई कि एक होती है के लिए म्यू एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर, एक मरतबा दूसरे में आती है म्यू सिग्मा और ओमेगा का स्क्वायर आता है। फिर हमने क्या किया कि उसको उसकी वैल्यूज ड्राइव की, के की और के आई की, ये वाली हमारे पास वैल्यूज आई। वैल्यूज आने के बाद हमने कहा के जो हमारे पास पहले हमने इक्वेशन लिखी है ई और बी की फॉर्म में, उसमें के वैल्यूज के प्लस आयोटा के पुट करके हमने इक्वेशन लिखी। और हमने बताया कि ये यहाँ पे जो ई माइनस के आई आ रहा है ये स्कैन डेप्थ कहलाता है, कि कितनी वेव जो है ना पेनिट्रेट हो गई है, ये हमने देखी। फिर उसके बाद हमने दो तीन हमें इंफॉर्मेशन मिली कि अगर डेल डॉट टी डेल डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब है कि वो जेड डायरेक्शन में जीरो है, या फिर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर हो, हम उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड में और उसके फेज में। और फिर हमने क्या किया कि उनको जब हमने पहले जनरल इक्वेशन थी, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पुट की, फिर हमारे पास फेज जो है ना इक्वल्स थे। फेजेस को लिखा, फेजेस को इक्वल लिखने के बाद हमने जो रियल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड थी और इलेक्ट्रिक फील्ड या रियल एम्पलीट्यूड थे उसको लिखा, ये वाले रियल एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन आई। जब ये इक्वेशन आ गई तो सिर्फ हमने क्या किया, इसी इक्वेशंस के मुताबिक जो हमारे पास मेन इक्वेशन बनती है वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसमें यहाँ पे है जो चेंज आ गया, इसकी वैल्यू लिख दी, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज एंगल था उसकी वैल्यू लिख दी। ये आज की हमारी डिस्कशन थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है ना पूछ सकते हैं।